सिलेबस ये ऐसी चीज है कि बार बार पढ़ना चाहिए। 2 दिन आपको क्या करना है, सिलेबस ही पढ़ना है अच्छे से, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि क्या हमें पढ़ना है ना, दिमाग बराबर लगता है। तो सिलेबस पढ़ना रहे, सिलेबस पढ़ोगे ना तो 2-3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाए, 3 बन सकते, 4 भी बन सकते। ठीक है, सिलेबस से क्वेश्चन बनता है 3-4 क्वेश्चन। तो देखिए, यूनिट हम 5 पढ़ने जा रहे हैं, तो यूनिट 5 का सिलेबस आपके सामने है, हठयोग के ग्रंथ, जो कि हमें 8 ग्रंथ पढ़ने हैं। कितने ग्रंथ पढ़, जो कि इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको सीक्वेंस वाइज बिठाकर हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, और यूनिट वाइज हम एमसीक्यू, यूनिट वाइज नहीं सॉरी, टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू करेंगे, जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लास्ट के 10 मिनट जो रहेंगे वो डिस्कशन के, डाउट के और क्वेश्चन के रहेंगे। तो हठयोग के ग्रंथ में देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि हठयोग और हठयोग के ग्रंथों का परिचय, जो कि इसमें योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, खेरण संहिता और हठ रत्नावली, कितने ग्रंथ पढ़ना है, 8 ग्रंथ पढ़ना है। ठीक है, 8 ग्रंथ पढ़ना है। और उससे संबंधित भ्रामक धारणाएं भी बताई गई है। क्या क्या भ्रामक धारणाएं हो सकती है, जैसे आसनी योग है, प्राणायामी योग है ना, इस प्रकार से भ्रामक धारणा ही है, मतलब एक ही चीज पर हम फोकस दे रहे नहीं, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, योग क्या है, सर्वांगीण विकास करता है, ना कि एक एक पक्ष पर नहीं आधारित होता है। एक पक्ष पर जिसमें भी क्वेश्चन में आएगा वो भ्रामक धारणा समझनी चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट है कि हठयोग की पूर्वापेक्षा, यानी इसमें बताया गया है 10 यम 10 नियम, जैसे कि गोरख संहिता में देखा जाता है 10 यम 10 नियम। हठयोग में साधक बाधक तत्व, हठ प्रदीपिका में आपको साधक बाधक तत्व देखने में आते हैं। घट की अवधारणा, ये जो कि घट की अवधारणा घेरण संहिता में देखने में आती है। घट शुद्धि, जो कि घेरण सहित घेरण ऋषि और राजा चंडकापाली का संवाद है एक दूसरे में, उसमें घट के बारे में बताया गया है। हठयोग में शोधन क्रिया बताई गई है, अलग अलग ग्रंथ में। हठ प्रदीपिका में मिलती है 6 शुद्धियां, घेरण संहिता में बहुत सारी शुद्धियां मिलती है आपको देखने में, लेकिन मुख्य जो होती है वो 6 शुद्धियां दिखी जाती है, और हठ रत्नावली में 8 शुद्धि क्रिया देखने में आती है। ठीक है, इनका भी हम अलग अलग अभ्यास करेंगे। इसमें महत्व क्या है जो शुद्धि क्रिया होगा, ठीक है, उनकी अवधारणा और महत्व, स्वास्थ्य एवं रोग में शोधन क्रिया का महत्व, और मठ की अवधारणा, मठ कैसा मठ होना चाहिए, छोटा द्वार होना चाहिए, बिल छिद्र ना होना चाहिए, गोबर से लिपी हुई कुटिया होनी चाहिए, ना ऊंची ना नीची होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मठ की चर्चा की गई है। मिताहार, हठ योग के साधकों के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम विनियम, क्या क्या हमें पालन करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिस प्रकार हम क्लास में अनुशासन रखते हैं। ठीक है, हठ योग के ग्रंथों में आसन, तो आसन के बारे में जैसे हठ प्रदीपिका में बताया गया है, घेरण संहिता में बताया गया, हठ रत्नावली में, मतलब सारे ही ग्रंथ में बताया गया है आसन के बारे में। योगासन की परिभाषा, अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग परिभाषा दी गई है, जैसे स्थिरता के लिए है, ठीक है, आरोग्य के लिए है, इस प्रकार से अलग अलग बताई गई है, वो भी हम देखेंगे। प्रमुख विशेषता, इन सारे ग्रंथ में जो जिन जिन ग्रंथ में आसन का वर्णन है, जैसे कि 8 ग्रंथ है हमारे, उन सारे ग्रंथ में आसन के बारे में बताया गया है। उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रतिकूलात्मक निर्देश होते हैं। ठीक, हठ योग ग्रंथ में प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में हमें पढ़ना है, और बंद मुद्रा और अन्य अभ्यास, और प्रत्याहार ध्यान के बारे में। ठीक, नादानुसंधान, ये नादानुसंधान की जो चर्चा आती है वो हठ प्रदीपिका में आती है, शिव संहिता में भी दिखने में आती है। ठीक है, इनका भी अभ्यास करना है। मोटा मोटा आप लोग सिलेबस के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, एक बार थम कर लीजिएगा, जिसको भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, जब मैं पूछने के लिए बोलता हूँ पूछ लेना जो भी डाउट हो। ठीक है, चलो क्लास में बने रहना है, सारी चीजें समझाई जाएगी धीरे धीरे। यहाँ पर आते हैं तुलनात्मक, हठयोग के ग्रंथों का तुलनात्मक परिचय आपको बताएंगे अभी हम। देखिए, तो हमें अभी सिलेबस ऊपर ऊपर देख लिया है, तो सिलेबस में मोस्टली क्या निकलता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें सिलेबस में दिया गया है कि शिव संहिता,
योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, वशिष्ठ संहिता, हट्ट प्रदीपिका, हट्ट रत्नावली, घिरन संहिता। ये जो 8 ग्रंथ दिए गए हैं ना, इस 8 ग्रंथों को हमें पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ 8 ग्रंथों को हमें पढ़ना है 5 यूनिट में, इसके अलावा नहीं पढ़ना है 5 यूनिट में। लेकिन बहुत बड़ा है, सारे यूनिट में से सबसे बड़ा यूनिट यही है, यूनिट 5। इसको हमने सिस्टमेटिक लगाया है ग्रंथ के वाइज, और उसके बाद काल के वाइज हमें सिस्टमेटिक लगाया कि आप लोग को समझ में आए। तो शिव संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, वशिष्ठ संहिता, हट्ट प्रदीपक, हट्ट रत्नावली। ये आप लोगों को पहले तो नाम याद होने चाहिए, इसको नाम को पहले रट लो, जिनको याद हो तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। रचनाकार देखते हैं हम पहले सर्वप्रथम, पहले एक एक का वर्टिकल में पढ़ेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल में पढ़ेंगे, तो ज्यादा समझ में आएगी चीजें, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो एक एक ग्रंथों को पढ़ लेते क्या है हमें पढ़ना है इसके अंडर में। देखिए आधा घंटा है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। तो पहले शिव संहिता का देख लेते हैं। शिव संहिता का काल पता नहीं गया, पता नहीं है अभी तक, आदिकाल माना जाता है, ठीक है। अभी तक पता है, पता नहीं है किसी को भी, अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग दिखाया जाता है, तो आदिकाल माना जाता है मोस्टली, तो आदिकाल ही आप ध्यान में रखना है। इसका क्वेश्चन में काल के बारे में तो पूछा ही नहीं जाता है। इनका जो संवाद है, संवाद किनके बीच है, तो शिव और पार्वती के बीच में चर्चा हो रही शिव संहिता में, इन दोनों के आपस में, जैसे कि पार्वती जी क्वेश्चन पूछती है, शिव जी आंसर देते हैं, मतलब उनको क्या क्या डाउट रहता है। और फिर इनमें जो शिव संहिता में है 5 पटल दिया गया, जैसे कि हम अध्याय बोलते हैं, उपदेश बोलते हैं, प्रकरण बोलते हैं, XYZ जो कुछ बोलते हैं, चैप्टर बोलते हैं, तो इसमें 5 पटल बोले गए। इन 5 पटल का इस प्रकार से नाम दिया गया है, जो कि पहला जो प्रकरण आता है लय प्रकरण, दूसरा प्रकरण आता है सॉरी पटल, लय पटल, दूसरा है तत्वज्ञान पटल, और तीसरा योगा अनुष्ठान पद्धति योगाभ्यास, और चौथा है मुद्रा पटल, और 5वां है वचन पटल, ठीक है। तो लय प्रकरण में हम आगे हम पढ़ेंगे ना, तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मोस्टली ये 5 आपको ध्यान रखना है। ये पटल से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार तो यहाँ से ही पूछा गया है कि तीसरे पटल का नाम क्या है, या फिर तीसरे अध्याय का नाम क्या है ना, चौथे अध्याय का नाम क्या है। तो ये आपको नाम ही याद करना है पहली बात तो, ठीक है। लय, तत्वज्ञान, योगानुष्ठान पद्धति योगाभ्यास, और मुद्रा, और वचन पटल, ठीक है। और फिर इसमें जैसे कि मंत्र संख्या तो पूछी नहीं जाती है, क्योंकि श्लोक बोला जाता है, हम लोग श्लोक बोलते हैं, तो श्लोक पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि पहले पटल में 99, दूसरे पटल में 57, तीसरे में है 115, चौथे में है 112, और 5वें में है 260। इस प्रकार से टोटल जो श्लोक की संख्या आती है ना 642, सबसे ज्यादा संख्या देखी जाएगी आपको श्लोक या मंत्र की, तो शिव संहिता में आपको देखने में आती है। कितना है 642, ठीक है। अब आते हैं योग बीज। योग बीज का भी काल जो माना जाता है वो आदि काल माना जाता है। इस योग बीज में भी शिव और पार्वती की चर्चा की गई है। किनकी चर्चा की गई है? शिव और पार्वती जी की चर्चा की गई है। जैसे हम शिव संहिता में उन्हीं की चर्चा है, और योग बीज में भी शिव और पार्वती जी की। इसमें भी जैसे कि पार्वती जी 12 क्वेश्चन पूछते, कितने 12 क्वेश्चन पूछते। कभी कभार किसी किसी ग्रंथ में 13 क्वेश्चन भी देखने में आता है, लेकिन मोस्टली हम 12 ध्यान रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। और योग बीज क्वेश्चन आता है नहीं सर, ना के बराबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है, इनका लेकर पूछा जाता है, या फिर आसन पूछा जाता है। ऐसे अदरवाइज अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, डीपली से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। एक तो पूछा गया है लेखक से, और एक पूछा गया आसन से। बाकी इसमें कुछ अध्याय नहीं है। मंत्र की बात आएगी तो मैंने तीनों ग्रंथ देखे, 3 ग्रंथ देखे इसके, जैसे कि 182, 192, 1201, इस प्रकार से मंत्र की संख्या मिलने में आती। तो आप 201 भी समझ सकते हो, 182 भी समझ सकते हो, और 192 भी समझ सकते हो, आपको जो समझना है वो, ठीक है। यहाँ से भी पूछा नहीं जाएगा कि कितने मंत्र है योग बीज में।
तो 200 आप मान लीजिएगा, और 200 मंत्र बताए गए हैं योग बीज में, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आते हैं, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति का इसका काल निर्धारित किया गया है, ठीक है। 11 से 12 हो सकता है, लेकिन 10 से 11 आप समझना है, 10 से 11 ही मोस्टली आपको ध्यान रखना है। ये भी काल के बारे में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो 10वीं से 11वीं शताब्दी सिद्ध सिद्धांत पद्धति का काल माना जाता है। इसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं, ऐसा कोई संवाद नहीं है एक दूसरे में, ठीक है। क्योंकि ये ग्रंथ जो है ना वो गोरक्षनाथ ने ही लिखा है, लेकिन इसमें चर्चा नहीं की गई, किसी की चर्चा है इनका लिखा गया है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन योग बीज में माना जाता है गोरक्षनाथ को लेखक, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना योग बीज का भी आदिकाल है, बट इसमें गोरक्षनाथ जी लेखक है योग बीज के। जैसे पांडुलिपि जो होती है वो गोरक्षनाथ जी ने लिखा है उसका, जो पांडुलिपि मिली जाती है। अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरक्षनाथ जी ही लेखक है, वो 10वीं से 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और उसमें 6 उपदेश है। कितने उपदेश है? 6 उपदेश है। जैसे अध्याय को इसमें उपदेश कहा गया है। इस 6 उपदेश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पिंडोत्पत्ति, यानी पिंड यानी शरीर, पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में विचार किया जाता है। संवित यानी ज्ञानी, उसके बारे में ज्ञान लिया जाता है। पिंडाधार यानी आधार, इसमें क्या है, पिंड और आधार 2 शब्द मिले हुए ना। पिंड यानी शरीर होता है, पिंड किसके लिए बोला गया है? हमारे ये शरीर के लिए बोला गया है। तो पिंड का आधार कौन है इसके बारे में बताया गया है। और पिंड पद सामरस, यानी हमारा जो पिंड है समरस, यानी परमात्मा में हमें मिलन करना, यानी शिव जी से मिलन करना है। उसमें शक्ति के बारे में पूछा जाता है, कुल और अकुल शक्ति, कुल को अकुल में मिलन होना है। और उसके बाद 6वां जो उपदेश आता है वो है अवधूत योगी जी का आता है। तो यहाँ से भी मोस्टली दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, 6वें उपदेश का नाम क्या है, या फिर 6वें उपदेश में किनकी चर्चा है। मोस्टली तो ये देखने में आता है अवधूत योगी, किनकी चर्चा मिलती है तो अवधूत योगी की। इनके भी आपको उपदेश के नाम आपको याद होने चाहिए। कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है, वो भी आप पेन बुक तो लिए होंगे, वो नोट करते जाना। हाँ, इसमें जैसे कि 6 उपदेश है, तो पहले उपदेश में 74, 39, 13, 31, 84, 118, टोटल मिलाकर 359 श्लोक है। अब आते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता भी 10वीं से 11वीं शताब्दी है। जैसे कि हम योग बीज, सॉरी सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज, ठीक है, ये दोनों 10वीं से 11वीं शताब्दी है। और गोरक्षनाथ लेखक है। गोरख संहिता का जो लेखक कौन है, नाम से ही पता है, गोरख संहिता गोरक्षनाथ, है ना। तो योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता, इन तीनों के जो लेखक है ना वो गोरक्षनाथ है। इसके बाद हम एमसीक्यू करने वाले हैं इसी से रिलेटेड, तो आप लोग ध्यान देकर समझिएगा चीजों को, ठीक है। तो तीनों ग्रंथ के जो लेखक कौन है, गोरक्षनाथ जी हैं। गोरख संहिता में 2 शतक बताए गए। कितने शतक बताए? 2 शतक की चर्चा थी। शतक यानी 100, एक शतक में 100 मंत्र और दूसरे इसमें 100 मंत्र या 101 मंत्र, सिंपल सी बात। तो इसमें जो मंत्र है पहले शतक में 100 है और दूसरे में 101 है, टोटल मिलाकर 201 हो जाते हैं मंत्र। ये हुआ गोरख संहिता। अब आते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता ये जो कि 11वीं से 50, तो 1150 का ग्रंथ है, शताब्दी का ग्रंथ है। इसमें चर्चा मिलती है, जैसे कि हमने शिव संहिता में देखा था ना, शिव और पार्वती जी का, और योग बीच में भी शिव और पार्वती जी का दिखा था। उसी तरीके से इसमें जो वशिष्ठ संहिता है, नाम से ही है वशिष्ठ संहिता, तो वशिष्ठ जी रहेंगे और उनका जो पुत्र है शक्ति, उनके पुत्र का नाम क्या है? शक्ति है। तो वशिष्ठ जी पिता है और शक्ति पुत्र है ना। और पिता यानी पिता और पुत्र में संवाद है, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता में, ठीक है। तो इसके जो लेखक है वो वशिष्ठ संहिता, यानी वशिष्ठ, व से वशिष्ठ, यानी वशिष्ठ इसमें दिया ही है ऑलरेडी, वशिष्ठ, और वशिष्ठ लेखक है वशिष्ठ संहिता के। इसमें 8 अध्याय है। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, 8 अध्याय है। तो इसमें हमें एग्जाम से कितना पढ़ना है? 6 ही अध्याय पढ़ना है, ठीक है। 2 अध्याय हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ 6 अध्याय ही हमारे सिलेबस में दिया गया है।
चलो एक मिनट। इसमें योग कांडम करके नाम आता है, 8वें अध्याय का योग कांडम एक शब्द दिया गया, योग कांडम, योग कांडम और ज्ञान कांडम। जैसे कि 4 जो अध्याय आते हैं ना वो योग कांड के नाम से आते हैं, और 4 अध्याय जो आते हैं वो ज्ञान कांड के नाम से आते हैं। इसमें भी मंत्र दिया 84, 69, 75, 73, 55, 61, 74, 44, टोटल मिलाकर 535 इसमें मंत्र आते हैं या फिर श्लोक आते हैं जो कुछ वशिष्ठ संहिता में। ठीक है। हठ प्रदीप का जो काल बताया गया है 1416, 14 से लेकर 16वीं शताब्दी तक हठ प्रदीप का काल बताया गया है। इनके जो लेखक है ना वो है स्वात्माराम जी। इनमें किसी का संवाद नहीं बताया गया, संवाद की चर्चा नहीं की गई। संवाद की चर्चा किसमें आती है? शिव संहिता में आती है, योग बीज में आती है, वशिष्ठ संहिता में आती है, 3 ग्रंथ में आती है। हठ प्रदीपिका में संवाद की चर्चा नहीं आती है। ये जो लेखक है स्वामी स्वात्माराम जी लेखक है हट्टा प्रदीपिका जी, हट्टा प्रदीपिका के। और इसमें जो उपदेश बताए गए, कितने उपदेश बताए गए? 4 उपदेश बताए गए हैं, जो कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुस, 4 उपदेश कर कर बोला जाता है। जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। इसमें मंत्र देख लीजिएगा, ध्यान रख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हटा पर जो मंत्र है 67, 78, 126 और 114, टोटल मिलाकर 385। कितना मंत्र है? 385। आते हैं हट रत्नावली में। इसके बाद है हट प्रतिभा के बाद हट रत्नावली आई। अब हट रत्नावली में जो शताब्दी दी गई है 1625 से 1695, इनमें भी कोई संवाद नहीं। इनके जो लेखक है वो योगी श्रीनिवास जी हैं। इसमें भी 4 उपदेश दिया गया है। इसमें भी क्या दिया है? 4 उपदेश बताए गए हैं। ठीक है। ये हट्ट प्रदीप का की ही चीजें यहाँ पर हट्ट रत्नावली में आपको देखने में आती है मोस्टली। सबसे ज्यादा तो पकड़ लीजिएगा 80% वही चीज है। हट्ट प्रतिभा की जो चीज है वही हट्ट रत्नावली में भी है, 80% समझ लीजिएगा। 80। यहाँ पर भी जो कि 4 उपदेश में मंत्र संख्या दी गई 80, 159, 95 और 60, टोटल मिलाकर 400। अब आते हैं घिरण संहिता में। सबसे लास्ट में जो ग्रंथ आया है वो घिरण संहिता आया है। घिरण संहिता का जो काल है वो 17वीं शताब्दी है। इसमें चर्चा है, जैसे कि हमने शिव संहिता में शिव और पार्वती जी का, और योग बीज में शिव और पार्वती जी का, और वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी और शक्ति जी। अब घिरण संहिता में आते हैं तो महर्षि घिरण और राजा चंड कपाली। ठीक है। कपाली एक नाम आता है, आप लोग घटक का पढ़ोगे ना तो उसमें 33 गुरु के नाम आते हैं। 33 गुरु के नाम में भी कपाली करके नाम आता है। ठीक है। चंड करके भी नाम आता है, वो आप वहां पर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। तो राजा चंड कपाली और महर्षि घिरण जी का संवाद है। इनके जो लेखक है घिरण संहिता के वो महर्षि घिरण जी है। इसमें अध्याय को या चैप्टर को 7 प्रकरण बोला गया है। इस प्रकार से प्रकरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध क्रिया, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से 7 प्रकरण बताया गया है। इसमें मंत्र बताया गया है 60, 44, 100। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, जैसे कि हटा प्रतिविका के और घेरल से तक आप लोग को पता होने चाहिए। 60, 45, 100, चौथे में 5। सिर्फ चौथे में 5 क्योंकि इसमें प्रत्याहार की चर्चा है। प्रत्याहार को एकदम बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है। तो 5 मंत्र ऐसे। फिर प्राणायाम आते हैं, प्राणायाम में 98, 5वां प्रकरण है। और फिर ध्यान 22 और समाधि 23, टोटल मिलाकर हो गए 353 मंत्र की संख्या आती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? इसको कंपेयर करके देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं।
हमारे पास 8 ग्रंथ थे। एक बार थम कर लीजिएगा, सब लोग थम कर लीजिए। इसको हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। जैसे सीक्वेंस है ना, उसी तरीके से आपको ग्रंथ आए। जैसे पहले शिव संहिता आई है, उसके बाद योग बीज आया है, या फिर दोनों साथ साथ पकड़ लीजिए, लेकिन शिव संहिता के बाद योग बीज और उसके बाद सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता, इन दोनों का एक ही काल है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता, उसके बाद वशिष्ठ संहिता, उसके बाद हट्टप्रदीपिका। वॉइस नहीं आ रही है? तो पहले शिव संहिता, उसके बाद योग बीज, उसके बाद सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, वशिष्ठ संहिता, हट्टप्रदीपिका, उसके बाद हट्ट रत्नावली, फिर घेरन संहिता। काल के बारे में देखा जाए तो शिव संहिता और योग बीज का काल जो होगा वो आदिकाल होगा, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरख संहिता का काल जो होगा 10वीं से 11वीं शताब्दी। वशिष्ठ संहिता 1150, यानी 50 जोड़ना है। उसके बाद 14 से लेकर 16वीं शताब्दी तक हट्टप्रदीपिका काल आता है। उसके बाद 1625 से 1695 है ना, 95 तक शताब्दी तक हट्ट रत्नावली का काल आता है, और उसके बाद 17वीं जो शताब्दी है उसमें घेरन संहिता का काल आता है। संवाद की चर्चा देखें तो हम शिव संहिता योग बीज में दोनों ग्रंथों में हमें शिव और पार्वती इन दोनों का ही संवाद देखने में आता है। और उसके बाद संवाद की चर्चा करें तो वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ पिता है और शक्ति पुत्र है उनके उनके दोनों के बीच में संवाद किया गया है। और फिर उसके बाद घेरन संहिता में देखा जाए तो महर्षि घेरन जी और राजा चंडकपाली इन दोनों के बीच संवाद है। संवाद में क्लियर सबको? हेलो, आवाज तो आ रही है ना? एक ही कनेक्शन से जुड़ा हूं मैं, इसलिए चलो ठीक है। लेखक के बारे में देखा जाए तो योग भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता है। इन तीनों के लेखक जो है वो गोरक्षनाथ जी है। और वशिष्ठ संहिता जी के वशिष्ठ जी ही है लेखक, कोई दिक्कत नहीं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हट्ट प्रदीपिका के जो लेखक है वो स्वात्माराम जी हैं, और हट्ट रत्नावली के योगी श्रीनिवास जी हैं, और घेरन संहिता के महर्षि घेरन है। यहाँ पर शिव संहिता के लिए अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आएगा बाई चांस तो हम शिव जी को मान सकते हैं लेखक, ठीक है ना। लेकिन इतने बड़े शिव जी तो लेखक तो लिखने वाले तो काम नहीं करेंगे ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसमें हम दिया नहीं कहीं पर तो इसको छोड़ देते हैं ना। शिव संहिता को ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आएगा भी नहीं। चलो, तो अध्याय के बारे में हम देख लिए। शिव संहिता में 5 पटम है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश है, गोरख संहिता में 2 शतक है, वशिष्ठ संहिता में 8 अध्याय है, और हट्ट प्रदीपिका में 4 उपदेश है। वैसे ही हट्ट रत्नावली में भी 4 उपदेश है, और घेरन संहिता में 7 प्रकरण है। अध्याय के नाम शिव संहिता में लय, तत्वज्ञान, योगा अनुष्ठान पद्धति, मुद्रा और वचन पठन। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यहाँ पर देखिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संविधि, पिंडाधार, पिंडपत सामरस और अवधूत योगी, इस प्रकार से 6 उपदेश बताए गए। और वशिष्ठ संहिता में योग कांड और ज्ञान कांड 2 की चर्चा करती है, योग और ज्ञान की चर्चा मिलती है वशिष्ठ संहिता में। हट्ट प्रदीपिका में भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 उपदेश के नाम है। और घेरन संहिता में 7 प्रकरण बताए गए, उसमें शुद्ध क्रिया, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 7 प्रकरण बताए गए हैं। मोस्टली मंत्र भी देख लीजिएगा। टोटल मंत्र जो शिव संहिता के है वो 6642 है, और योग बीज में 201 है। योग बीज में कितना है? 201 है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 359, गोरख संहिता में 201 एंड 201, वशिष्ठ संहिता में 535, हट्ट प्रदीपिका में 385, हट्ट रत्नावली में 400, और घेरन संहिता में 353। इस प्रकार से मंत्र की संख्या है। इतना सब लोगों को क्लियर हो गया? जी
किसी को कुछ भी डाउट हो ना तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 मिनट में हम क्वेश्चन करेंगे, अपने पास 10 मिनट है, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबको अक्षय जी, अंबिका जी, आनंद जी, डॉक्टर गिरीश जी, नायक जी, ज्योति जी, सबको क्लियर है ना? ज्योति जी, कार्तिकेश जी, लोमे जी, संतोष जी, सेजल जी, शालिनी जी, श्रेया जी, वैभव जी, ओके, ठीक है। चलो, अब लोग, आप लोग सबको आंसर देना है अभी, है ना, क्वेश्चन के आंसर देना है। सब लोग को तो क्लियर हो ही गया है ना? चलो देखिए अभी आंसर कितने लोग देते हैं। एक तो आप बोल भी सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो, वही है। अभी जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन बनाए, 23 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन आया है, शिव संहिता में किसके किसके बीच संवाद मिलता है? शिव और पार्वती। शिव और पार्वती। शिव और पार्वती। ऐसे, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो शिव और पार्वती, गुड, बी ऑप्शन सही है। जिनका जिनका बी आया है उनका सभी का सही है, गुड, शिव और पार्वती के बीच में संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख संहिता का रचनाकाल बताना है आप सभी को। 10वीं से 11वीं 10वीं से शताब्दी। 11वीं। ऑप्शन ए। ऑप्शन 10वीं से 11वीं शताब्दी। हट रत्नावली का रचनाकाल 1625 से 1625 से 1695। शताब्दी। बोलने के बाद माइक म्यूट करते जाएगा, फिर वॉइस जो होगी युग होगी। हट रत्नावली में 1625 से 1695, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन है? गोरखनाथ। 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 नाइसी जी आप म्यूट करके रखिए, नाइसी जी आप मत खोलना है, ईगो होगा, ठीक है। आप खोलकर जब पूछूंगा तब खोल लीजिएगा और बोल लीजिएगा, फिर तुरंत ही आप माइक म्यूट कर लेना, ठीक है। घेरन संहिता, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, घेरन संहिता में अध्याय को क्या कहते हैं? पठन, उद्देश्य, प्रकरण। इसमें कितने प्रकरण बताए गए? 7 प्रकरण बताए गए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटरत्नावली में, हटरत्नावली के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास योगी। योगी श्रीनिवास जी। नेक्स्ट है, सब लोग पार्टिसिपेट करना है, सभी को पार्टिसिपेट, चाहे गलत क्यों ना हो जाए, ठीक है। सब लोग गुरु परंपरा योग संस्थान के मेंबर है, यानी फैमिली की तरह है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी का गलती भी, यहाँ पर गलती होगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोलना है, और यहाँ पर कोई कुछ किसी को नहीं बोलेगा कि तुम्हारा गलती हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। वशिष्ठ और शक्ति के बीच का वचन किस हठ योगी ग्रंथ में मिलता है? वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता, गुड। हठ प्रतिज्ञा में कितने ने उपदेश है? 4। 4, गुड। अवधूत योगी की चर्चा किस हठ योगी ग्रंथ में मिलती है? सिद्धांत पद्धति। पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति कौन से क्या बोलते उपदेश में? 6। 6 उपदेश में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने अध्याय बताए गए हैं या उपदेश बताए गए हैं? 6 उपदेश, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरन संहिता में कितने प्रकरण है? 7। 7। आप में से किसी को प्रकरण के नाम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। षटकम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। गुड नेहा जी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता में कितने अध्याय हैं?
8 8 8 अध्याय। हमारे सिलेबस में कितने अध्याय पढ़ना है हमें अपने सिलेबस में? 6 6 अध्याय। गुड। किस हठ योगी ग्रंथ में अध्याय को शतक कहा गया है? गोरख संहिता गोरख संहिता। गुड। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश आते हैं और योग बीज में कहीं पर 182, 192 या फिर 201 है ना, 201 इस तरह से मंत्र आते हैं। वशिष्ठ संहिता में अभी हमने देखा था 8 अध्याय आते हैं, ठीक है, हमें 6 अध्याय पढ़ना है। गोरख संहिता में 2 शतक आते हैं, जो कि उसमें 201 मंत्र है, पहले में 100 है, दूसरे में 101 है, ठीक है ना। चलो, गोरखनाथ किस हठ योगी ग्रंथ के लेखक है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति सिद्धांत पद्धति गोरख संहिता योग बीज सभी के हैं सर। सभी के हैं। सेटिस्फाइड है इससे, इस क्वेश्चन से? सभी से हैं? ओके, ठीक है। सर डी ऑप्शन है सभी से हैं। गोरख संहिता, योग बीज, इनमें से सभी सब। हिरण संहिता के किस अध्याय में प्रत्याहार का वर्णन मिलता है? 3, 4, 6, 7? सर चौथे में। चौथे में। ओके, गुड। हाँ। षट्कर्मणि आसनानि मुद्रा प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान समाधि। समाधि। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अध्याय में शामिल नहीं है। पिंड गोला पिंड गोला। तो 6 अध्याय बताए जाते हैं, 6 उपदेश भी बोलते हैं हम, 6 उपदेश बताए जाते हैं। तो पहला उपदेश जो है पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंडपति सामरस और योग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अध्याय को उपदेश कहा गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, सभी। हठ प्रदीपिका सभी में। मजा आ गया है ना क्वेश्चन में? सभी में है, सभी में। हठ रत्नावली में भी उपदेश है सिद्धांत पद्धति। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, इन तीनों ग्रंथों में उपदेश की चर्चा मिलती है। चलो, शिव संहिता में कितने पटल है? 5 ठीक है। 4 जो उपदेश है वो हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका में मिलते हैं। 6 जो उपदेश बताए गए वो सीधे सिद्धांत पद्धति में मिलते हैं, और शिव संहिता में 5 पटल मिलते हैं, और 7 जो है वो प्रकरण किसमें मिलते? प्रकरण किसमें मिलते हैं? तो घेरण संहिता में। ठीक है। कोई भी अंक आए ना तो आपको पूरा ग्रंथ और उसमें क्या उपदेश है, प्रकरण है, पूरा A to Z याद होना चाहिए, है ना, रहना चाहिए याद। 2-4 बोलने पर, 2-3 बार हम देखने पर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिव और पार्वती के बीच संवाद का वर्णन किस हठ योगी ग्रंथ में मिलता है? ए और बी और योग बीज। हाँ, शिव और संहिता और योग बीज, इन दोनों ग्रंथों में शिव और पार्वती जी का संवाद मिलता है। और वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता की बात करें तो वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति जी, इनके बीच संवाद मिलता है। और घेरण संहिता में जाएंगे तो घेरण में क्या है? घेरण महर्षि घेरण जी और चंडकपाल जी, इनके बीच संवाद मिलता है। इन चारों ही तो ग्रंथों में मिलता है, बाकी तो अन्य तो नहीं है। क्लियर ही हो गया होगा आप लोग को, है ना। चलो, गुड। घेरण संहिता में श्लोक की संख्या कितनी है? 385। 353। 353। देखिए, एक बात देखिएगा, हठ प्रदीपिका में उपदेश जो बताए गए वो 4 उपदेश बताए गए, लेकिन संख्या कितनी ज्यादा है? 385 है, 385 है ना हठ प्रदीपिका में। और घेरण संहिता में प्रकरण जो बताए गए वो ज्यादा बताए गए, 7 प्रकरण बताए गए, लेकिन संख्या कितनी कम है? 353 उनके मुताबिक, इन दोनों को कंपेयर करें तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गोरख संहिता में श्लोक की संख्या कितनी है? 201। 201 ये गोरख संहिता के अनुसार है 201। 353 ये हट्ट प्रदीपिका के अनुसार है,
535 सॉरी 535 ये वशिष्ठ संहिता के तो 353 घेरन संहिता के अनुसार सॉरी 353 घेरन संहिता और 535 वशिष्ठ संहिता और 642 शिव संहिता। ओके, हट्ट प्रदीपिका में श्लोक की संख्या कितनी है? 385 385 हट्ट प्रदीपिका में है और घेरन संहिता में 353 है ना, और 535 वशिष्ठ संहिता में है। इतने काफी है। शिव संहिता में पटल के नाम में शामिल है सभी। ओके, लय। दूसरा है योग अनुष्ठान, यहाँ पर प्राण की भी चर्चा आती है। योग अनुष्ठान, तत्व ज्ञान, ये तीसरे में बताया गया है। जैसे कि आसन, प्राणायाम के बारे में भी चर्चा आती है इसमें। मुद्रा चौथे में, और पांचवें में वचन पटल, इसमें विघ्न के बारे में बताया जाता है, चक्र के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इसमें योग के बारे में मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, रुद्र मध्य अधिमात्रतम साधक के बारे में बताया जाता है। बहुत कुछ बातें है। ठीक है, 5 नंबर सॉरी F यानी सभी सही है, पांचों पटल के नाम है ये। सर लय प्रकरण के बाद तत्वज्ञान प्रकरण आता है ना, बाद में योग अनुष्ठान प्रकरण आता है ना? ओके इसमें हाँ सॉरी तीसरे नंबर पे योग। मैंने इसमें सीक्वेंस से बैठा दिया। तत्व ज्ञान में प्राणायाम के बारे में बताया जाता है, सॉरी प्राण के बारे में बताया जाता है, और कुछ टॉपिक नाड़ी का भी आता है। ठीक है, नाड़ी और प्राण के बारे में बताया जाता है। और योग अनुष्ठान ये तीसरा है, इसमें बताया जाता है प्राणायाम के बारे में और आसन के बारे में। ठीक है, और चौथा मुद्रा है और पांचवा वचन है। ठीक है, गुड। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस था। चलो यहाँ पर आपकी आंसर की है, आप लोग आंसर देख सकते हो। ऐसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्या बोलते हैं उपदेश हम कवर कर लिए, तो हम उनके एमसीक्यू रिलेट करेंगे और पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। टाइम से हो गया। ठीक है, आप लोग को ये ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, जितना पढ़ाया गया है वो सारा पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर हम किस ग्रंथ से सिलेबस शुरू करने वाले हैं? मतलब ये 8 हठे योग टेक्स्ट है, तो इसमें से कौन सा पहले लेने वाले हैं? घेरन संहिता से स्टार्ट करेंगे। घेरन संहिता और हट्ट प्रदीपिका मोस्टली सभी लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो जैसे होता है ना कि पूर्व ज्ञान के अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कनेक्ट हो बातें, इसीलिए हम चाहते हैं कि घेरन संहिता और उसके बाद हट्ट प्रदीपिका। ठीक है, फिर बाकी के बाद में ग्रंथ पढ़ाएंगे। तो पहले हम मोस्टली घेरन संहिता स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हट्ट प्रदीपिका को कवर करेंगे। ठीक है, इन दोनों के आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो बाकी ग्रंथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बाकी ग्रंथ आप आसानी से समझ जाओगे, और हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है सारी चीजें मतलब इसमें क्या है इसमें क्या है, ऐसे करके कंपेयर करके पढ़ते जाएंगे। बस आपको क्या करना है, एक बात आपको करना है कि रेगुलर क्लास अटेंड करना है। क्या करना है? रेगुलर क्लास अटेंड करना है, चाहे कितना भी घुसे दिमाग में, रेगुलर क्लास अटेंड करना है।